दोस्तों नमस्कार। फेसबुक पेज @ newsplatform.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लगातार हमारी घरेलू हिंसा टॉपिक पे चर्चाएं हो रही हैं, परिचर्चाएं हो रही हैं, देश के अलग अलग प्रतिष्ठित अलग अलग विधा में महारत हासिल किए हुए पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ में पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, जो कि रिसर्चर्स हैं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी देंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वर्णिका जी को लाइव कार्यक्रम में ले रहा हूं। वर्णिका शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है newsplatform.in के इस फेसबुक पेज में। आपका जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी रिसर्चर्स हैं और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में आज सभी को जानकारी देंगी। और हम लगातार इस विषय पर चर्चा करते जा रहे हैं और दर्शकों के रूप में जो हमारे साथ जुड़कर सभी दर्शकगण हमारा हौसला बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम को सफलता की मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जो कि इस कार्यक्रम को सही मुकाम तक, जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है, हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक ये बात पहुंचे और भारत देश में घरेलू हिंसा के कार्यक्रम, जो घरेलू हिंसा के कारण जो दिक्कतें आती हैं वो कम हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो वर्णिका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को, ममता जी, दिनेश जी एवं समस्त आयोजकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी जैसा कि जी बताएं कि आप अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रश्न या कुछ रखना चाहें तो। नहीं, जैसा कि ये परिचर्चा का कार्यक्रम है तो हमको अपनी बातें रखनी है और दर्शकों की यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी आप तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव के ऊपर काफी अच्छा रिसर्चर्स हैं और आपकी जानकारी काफी अच्छी है, तो आप घरेलू हिंसा से संबंधित बातें कुछ दर्शकों को अपना दें, कुछ संदेश दें या विचार व्यक्त करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आभार आपका। आज एक बहुत ही पावन दिवस पे हम यहाँ पे आज इस मंच पे बैठे हैं, जबकि हमको चर्चा करनी है। प्रातः काल से ही लोगों के मैसेज आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत का, यानी कि आज वो दिन है होलिका दहन का, जबकि पावन अग्नि से एक और उसकी तेज आंच से जहाँ पे समस्त बुराई जो होती हैं वो जल जाती हैं, उनका नाश हो जाता है, वहीं पे अग्नि की लौ एक नए संकल्प की, एक नए गठबंधन की, एक नव सृजन की भी प्रतीक होती है, जो वर्तमान में हर नारी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक नई शुरुआत के लिए, एक नए सवेरे के लिए यही अग्नि कल एक नया सवेरा, कल एक नए रंग का उत्सव भी लेके हमारे सामने आएगी। विषय बहुत ही गहन है, हिंसा। जब मैं हिंसा का आज सुबह से इस विषय पे विचार कर रही हूँ तो कई सारे प्रश्न सम्मुख आते हैं दिनेश जी, कि एक और जहाँ पे ये बात आती है, आपको ज्ञात होगा कि मैं सुरक्षा मामलों में गत 13 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, दो सुरक्षा पहलू होते हैं। तो आज मेरे सामने भी एक यक्त प्रश्न खड़ा हो गया कि घरेलू हिंसा और बाह्य हिंसा, क्या आज महिला दो प्रकार की हिंसाओं की शिकार नहीं है? एक तरफ जहां वो घरेलू हिंसा की शिकार है, तो जब वो बाहर निकलती है तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको बाहरी हिंसा कहेंगे। जैसे हमारा देश दो मोर्चों पे जूझ रहा है, एक तरफ आंतरिक मोर्चे पे माओवाद की समस्या से,
तो बाह्य मोर्चे जी। पे आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, तो वहीं बिल्कुल। हमारे देश की मातृ शक्तियां भी आंतरिक मोर्चे पे अपने घर की चार दीवारी के भीतर ही हिंसा का सामना कर रही हैं, तो घर के जी। बाहर भी वो सुरक्षा के लिए कोई उन्मुक्त नहीं है, कोई वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वो सुरक्षित कौन सी जगह पे हैं। जी। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। अक्सर ये बात जी। सामने आ जाती है कि ये क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे अक्सर अंग्रेजी भाषा में कह दिया जाता है घरेलू हिंसा। जी। नाम सुनते ही सबसे पहले कंटिन्यू, अभी आप यदि आंख बंद के करके कल्पना करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन मार्क्स जनरेट हो जाएंगे, जैसे एक जी। क्वेश्चन मार्क के बटन को प्रेस कर दिया हो हमने और कई सारे डॉट 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 क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। घरेलू हिंसा मतलब एक ही चीज इमेजिन हम कर सकते हैं कि हाथ पे, सिर पे, मुंह पे या किसी भी प्रकार की शारीरिक आघात को हम घरेलू हिंसा की परिधि में लेते हैं। जी। पर ये शब्द जितना गहन दिखाई दे रहा है, इसकी परिभाषा उतनी ही व्यापक है। जी। घरेलू हिंसा क्या है और ये कितने प्रकार की होती होगी, किस किस टाइप की होती होगी, सबसे पहले हम इस संदर्भ में चर्चा करें। घर की जी। चार दीवारी के भीतर ही जब जी। अपने ही लोगों के द्वारा, अपने जानने वाले व्यक्तियों के द्वारा, जिनसे हम किसी प्रकार का संवेदनात्मक संबंध रखते हैं, उनके द्वारा जब आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो वो घरेलू हिंसा की परिधि में आता है। जिनसे जी। आपका किसी प्रकार का रिश्ता हो, जिनसे आपकी किसी प्रकार की भावनाएं जुड़ी हो। केवल मैं चार दीवारी की बात नहीं करूंगी, इसको थोड़ा व्यापक अर्थ में लेती हूँ कि जिनसे आप भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रिश्ता आपके पति से हो सकता है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रिश्ता आपका किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, परंतु जी। उससे आपका जुड़ाव होना आवश्यक होता है। और ऐसा जानने वाला व्यक्ति जब आपको पीड़ा पहुंचाता है, तो वो घरेलू हिंसा की परिधि में आता है। अब घरेलू हिंसा की परिधि में क्या हम केवल शारीरिक प्रताड़ना को लेंगे? कतई नहीं। शारीरिक प्रताड़ना तो बोली जाती है कि दिखाई देने वाली चीज है और इस जख्म जी। पे लेप लगा के आप मेडिसिन लगा के इसको ठीक कर सकते हैं, पर जी। इसका दूसरा प्रकार होता है मानसिक उत्पीड़न। और मानसिक बिल्कुल। उत्पीड़न वो प्रकार है कि जिससे उबरना, जिसको कहूंगी मैं, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, जिसका जी। प्रभाव बहुत दूर दूर तक होता है और जिससे एक कोमल हृदय वाली महिला को, कोमल शरीर वाली महिला मैं कभी नहीं कहूंगी, कोमल जी। हृदय वाली महिला को बहुत समय लग जाता है उबरने में। मानसिक उत्पीड़न के कई प्रकार हो सकते हैं। उस पे लांछन लगाना, उसको किसी प्रकार से कमजोर साबित करना, उसको प्रति दिवस किसी ना किसी बात को लेके उसके भीतर उसकी कमियों को उजागर निरंतर करते रहना। पर हमारे यहाँ मातृशक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो इसको भी इतनी स्वीकार्यता दे देती है कि वो अपने डेली रूटीन में ले लेती है और उसको कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि वो एक प्रकार के उत्पीड़न के दौर से गुजर रही है। जब इसकी अतिशयोक्ति हो जाती है, तब वो उस आघात को स्वीकार्यता दे पाती है। इसके अलावा तीसरा उत्पीड़न होता है आर्थिक प्रताड़ना। केवल जरूरतों की पूर्ति नहीं कर देना ही आर्थिक प्रताड़ना नहीं होता है, या जो आप चाह रहे हैं उसकी पूर्ति ना करना ही आर्थिक प्रताड़ना नहीं है, बल्कि आपकी जरूरत से एकदम निम्नतम स्तर में भी ले जा करके आपको आपकी प्रतिदिन के जो दिनचर्या है उससे जुड़ी चीजों में भी आपको वंचित रखना, ये भी आर्थिक प्रताड़ना की कैटेगरी में आता है। तो हम ये देखते हैं कि चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना हो, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना हो, मानसिक उत्पीड़न हो, या फिर आर्थिक प्रताड़ना हो, तीनों ही प्रताड़नाओं का, तीनों ही प्रकार के उत्पीड़न का सीधा साधा जो हथौड़ा पड़ता है या जो आघात होता है, वो केवल एक जगह पे होता है और वो होता है भावनाओं पे। जी। एक मातृशक्ति के, एक माँ के, एक पत्नी के, एक नारी के सीधे सीधे, चाहे वो प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का कोई भी रूप हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाली महिला हो, चाहे वो किसी हाई पोस्ट में बैठी हुई महिला हो, प्रत्येक महिला की प्रत्येक प्रकार से होने वाली प्रताड़ना का केंद्र होता है, जो सबसे ज्यादा चोटिल होता है, वो है उसकी भावनाएं।
और इन भावनाओं का सबसे ज्यादा असर होता है उसके जो उबरने की स्थिति होती है, उसके कई प्रकार के विकार उसमें उत्पन्न हो जाने लगते हैं। लेकिन इन विकारों पे आने से पहले मैं एक फिर से यक्ष प्रश्न दिखाना चाहूंगी कि इन भावनाओं की उत्पत्ति भी तो कतई इन्हीं घरेलू परिवेश में होती है, और बाद में हम आगे जाके इसको घरेलू हिंसा का नाम दे देते हैं। जी। क्या इस प्रकार की हिंसा की उत्पत्ति घरेलू माहौल में ही नहीं होगी? सुनने में कटु जरूर लगेगा, पर क्या इसका बेस जेंडर नहीं है? क्या इसका भेद जन्म के समय से ही आरंभ नहीं हो जाता? लिंग भेद करना क्या हम ही आरंभ नहीं करते हैं? जी। बचपन से ही ये सिखाया जाता है, बचपन से ही ये दिखाया जाता है कि एक छोटा सा भाई भी बहन की रक्षा करने में सक्षम होगा। जी। बचपन से ही ये दिखाया जाता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें आप इनिशिएटिव नहीं ले सकती, या आप यदि इनिशिएटिव भी लेंगी तो एक क्वेश्चन मार्क सदैव रखा जाएगा। आज हर महिला ये चीज फेस कर रही होगी और निश्चित ही फेस कर रही होगी। लेकिन ये लैंगिक भेद जो है, इसकी शुरुआत हम बचपन से ही कर देते हैं, और जब ये विकराल रूप धारण करने लगती है तब हम घरेलू हिंसा की चर्चा करते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके लिए हम एक कहावत कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सुरक्षा हमेशा इलाज से बेहतर है, तो जड़ से ही नाश करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब जैसा कि मैं बात कर रही थी कि घरेलू हिंसा जब होती है, हिंसा का चाहे वो कोई भी रूप हो, चाहे वो शरीर को चोट पहुंचा के किया जाता हो, चाहे वो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके किया जाता हो, पर कोई भी रूप इसका इग्नोरेबल नहीं है। किसी भी रूप को हम अनदेखा नहीं कर सकते। हिंसा हिंसा होती है, वायलेंस वायलेंस होता है। क्यों? क्योंकि एक अगले व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व उससे प्रभावित हो जाता है। इससे कई प्रकार के मनोविकार उत्पन्न होते हैं। कहा जाता है कि विदेशी संस्कृति जो होती है वहां पे पत्नियां सर्वोच्च स्थान रखती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में जैसे ही एक स्त्री की बात आती है तो स्त्री का पर्यायवाची मां बन जाता है, और ये जो मां होती है उसमें मातृत्व की भावना विवाह के समय से ही जन्म ले लेती है। क्या कारण है? क्योंकि सबसे सुंदर भावनाओं का जो संग्रह है वो जन्म के समय से ही एक तरुणी में, एक बालिका में विद्यमान होता है। जब वो अपने पिता की पुत्री भी होती है तो वो मां बन के कई बार अपने पिता की रक्षा करने लगती है, उनको सहेजने लगती है। जब वो पत्नी बन के किसी के घर में आती है तो बहुत सुंदर सारे सपने संजो के लाती है कि मुझे एक नए परिदृश्य में आना है। बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारा इमेजिनेशन होता है उसके मन में, बहुत सारी परिकल्पनाएं वास कर रही होती हैं, और उस समय उसकी भावनाएं कुछ भी नकारात्मक नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, वो उस समय केवल और केवल उसकी भावनाओं में सकारात्मकता का संग्रह होता है, जिसको वो अपने मन में बसा करके अपने पति के घर में प्रवेश करती है। परंतु ये नहीं कहती कि सबको समान परिस्थिति मिलती है और अच्छी ही मिलनी चाहिए। कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं, परंतु यदि ये चुनौतियां प्रतिदिन के अभ्यास में आ जाएं और उनका समाधान न मिलने लगे, तब वो प्रताड़ना या उत्पीड़न का रूप धारण कर लेती है। और तब इन प्रकार की चुनौतियों से कई प्रकार के मनोविकार उत्पन्न होते हैं। इसमें से कुछ मनोविकार हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले उत्पन्न होने वाला मनोविकार है भय, जो शारीरिक उत्पीड़न से होता है। दूसरा मनोविकार है हीनता, अपने अंदर आत्महीनता की भावना जन्म लेती है कि हम में जरूर बहुत कोई कमी होगी। स्त्री जाति में इतनी स्वीकार्यता होती है, इतनी संवेदनशीलता होती है, इतनी सहन शक्ति होती है, बचपन से ही उसे सहन शक्ति का पाठ सिखा के रखा जाता है कि तुमको बहुत सहना है, तुमको कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो सहता है वो ही आगे बढ़ता है। ये बात यहाँ तक के ठीक है, पर सहने को आदत बना लेना बहुत गलत बात होती है। यहाँ तक कि उससे विरोध दर्ज कराने की प्रवृत्ति, उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। विरोध करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ऐसे में हीनता की भावना जन्म लेती है। उसके उपरांत जन्म लेने वाली भावना होती है कुंठा।
वो निरंतर सोचने लगती है और उसी बात पे कुंठित होती रहती है कि बहुत सारी कमियां हैं मेरे भीतर, भगवान ने मुझे इतनी सारी कमियों के साथ क्यों पैदा किया कि मैं इस नए वाले घर में सेट नहीं हो पा रही हूँ, या इतने दिन इतना समर्पण देने के बावजूद मुझे क्यों स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है। वो पहली कमी अपने भीतर ही ढूंढने लग जाती है। उसके बाद उसे दुख होने लगता है, पीड़ा पहुंचने लगती है, इसके साथ ही हताशा का जन्म होने लगता है, हर चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण निराश होता है, धीरे धीरे किसी चीज के प्रति रिएक्ट करने में वो इंटरवल लेने लगती है। उसके बाद उसे प्रत्येक कार्य को करने में ये करूं नहीं करूं, इसे संपादित करने से कहीं नुकसान हो गया तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये वाली प्रवृत्ति जन्म लेती है, जिसको संदेह या शंका की परिस्थिति कहते हैं। तो ये सारे मनोविकार थे जो उसमें जन्म लेते हैं। पर कहा जाता है जहां स्वस्थ शरीर होता है वहां स्वस्थ मन होता है, और जहां स्वस्थ मन होता है वहीं ही स्वस्थ शरीर होता है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा होगा, या शायद पहले कभी होता भी होगा तो हम नोटिस नहीं कर पाए, अधिकांश महिलाओं में थायराइड से जुड़ी बहुत सी समस्याएं जन्म लेती हैं। ये सब इन्हीं प्रकार के मनोविकारों के दुष्परिणाम है, साइड इफेक्ट्स जिनको हम कहते हैं सामान्य भाषा में। थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, लूप होल्स तैयार होना यानी कि ज्यादा देर तक किसी बात को याद न रख पाने की क्षमता का जनरेट हो जाना। उसके बाद मूड स्विंग्स होना, छोटी छोटी बातों में लगातार दुखी हो जाना, चीजों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पनपने लगना। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कई प्रकार के मासिक धर्म से जुड़ी चीजें भी उसकी इतनी निरंतरता प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे उसको इफेक्ट करती हैं, कई प्रकार से उसको दुष्प्रभावित कर देती हैं कि बृहद से बृहद ऑपरेशन भी उसके शरीर को बाद में ठीक नहीं कर पाते हैं। जी। तो ये बहुत ही दुखद पहलू है। अब मैं थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से इसका एनालिसिस करना चाहूंगी, जो सभी को, जो मेन अब इसका हम बोलते हैं जैसे हर पिक्चर का क्लाइमैक्स होता है, वैसे ही आज की बातों का भी एक ही क्लाइमैक्स होगा जिसपे अब हम पहुंच चुके हैं। वर्णिका जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। इसमें आपने अभी महिलाओं की चर्चा तो की, पुरुष लोग भी घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, उनके बारे में भी वर्णन थोड़ा किया जाए। जी जी बिल्कुल, आपका भी पूर्ण अधिकार है कि इस पे आप दर्शक नहीं तो नाराज हो जाएंगे। देखिए, मैंने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था, मैंने ये नहीं कहा था महिला घर की चार दीवारी के भीतर ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमको दर्शक, हमारे दर्शक जो है पुरुष वर्ग भी हैं, तो उनसे संबंधित हमको चर्चा जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल पूर्ण अधिकार है। और मनोविज्ञान कभी नहीं कहता कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ महिलाओं के लिए बना हुआ मनोविज्ञान है, इस पे सभी का आधिपत्य है। तो जब आपके अपने किसी व्यक्ति के द्वारा, खास तौर से सबसे ज्यादा प्रभावित हम होते हैं उस व्यक्ति के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, चाहे वो पति हो या पत्नी, जिसके साथ हम संपूर्ण जीवन बिताने की कल्पना लेते हैं। और एक मानव स्वभाव है, वो टॉर्च लाइट से काम नहीं चलाता है, वो हेलोजन लाइट डालता है, मतलब बहुत कम की सोच के आगे नहीं बढ़ता, पूरे जीवन की कल्पना एक साथ कर लेना चाहता है। तो वो पूरे जीवन की कल्पना जिस व्यक्ति के साथ करना चाहता है, यदि वो व्यक्ति, उसके किसी प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण कई प्रकार के ऊंचे नीचे गुणों के द्वारा हुआ होता है, पर उसके गुणों में प्रेरणा देने के स्थान पे यदि वो उसका दमन करने लगे और उसको चोट पहुंचाने लगे प्रतिदिन, और अपनी रेखा ऊंची बताने लगे, चाहे वो पति हो या पत्नी, तो निश्चित ही वो कलेश की स्थिति उत्पन्न होती है। और मानसिक दबाव कभी भी किसी, जहां पे दबाव होगा तो वहां पे उत्पीड़न निश्चित ही जन्म लेगा, और ये स्थिति दोनों के लिए ही, एक अच्छे हेल्दी रिश्ते के लिए कभी भी सही साबित नहीं होगी। तो अगला, यदि आप बोले मेरे उत्तर से संतुष्ट हो तो मैं आगे बढ़ती हूँ। और बिल्कुल। अच्छा आप बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी पसंद आ रहा है, लगातार दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, और आपकी बातें वैसे भी, आप तो वैसे भी शोध की हुई है, तो आपको तो बहुत सारे उदाहरण भी पता होंगे। अच्छा, मैं इसमें बीच में आपको एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि आप इतना शोध किए हैं, कोई तो उदाहरण होगा आपको जो आपको दिल को छू गया होगा, ऐसा कोई एक उदाहरण भी बताएं ताकि दर्शकों को सही चीज मालूम पड़ पाए। जी, बहुत से उदाहरण हैं। अभी कोविड के दौरान मैं बताना चाहूंगी कि कोविड के दौरान एक अच्छी से अच्छी फैमिली, एक
काम वाले, जैसा कि मैं उदाहरण दूंगी कि सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनके यहाँ भी घरेलू हिंसा होती है, और एक अपर मिडिल क्लास में हो या हाई सोसाइटी में हो, घरेलू हिंसा सभी जगह होती है। बस एक प्रवृत्ति मैंने देखी कि पहले लोग इसको छुपाते थे, बहुत ज्यादा छुपाते थे, और इसका कारण भी एक ये था कि लोगों को इसके कानून के विषय में बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती। आज मैं स्वयं भी जब इसके विषय में कई धाराओं का अध्ययन कर रही थी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड और उलझी हुई धाराएं हैं कि हम जैसे निरंतर अध्ययन करने वाले लोगों को जब इसमें अध्ययन करने में कई समय लग जाते हैं तो फिर हम यदि मार्जिनलाइज्ड पीपल के बारे में सोचें तो वो कैसे करेंगे। पर एक महिला ऐसी भी थी जो दिहाड़ी काम करके अपना रोजी चलाती थी। उसके पति ने साथ में दूसरा विवाह भी किया और अपने मतलब नेक्स्ट उनकी वाइफ के साथ भी वो जीवन यापन कर रही थी, पर उसने आत्महत्या जैसे कदम की तरफ बढ़ते हुए भी कुछ दिन हमारे यहाँ काम किया और उसके बाद उसने ये कहा कि मैं अपने जीवन का अंत नहीं करूंगी। पूर्ण तरीके से वो तो एक काम करने वाली महिला थी, ये तो बड़े लोग जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, मेंटल फटीग क्या होता है। ये रोज के काम करने वाले व्यक्ति उदासी से अधिक और कुछ नहीं शब्द समझते। बिल्कुल। तो इनके लिए बहुत सी तकलीफ थी, पर इसने अपनी तीनों बेटियों को सक्षम किया, उन बेटियों को भी सही शिक्षा दी और आज खुद भी पैर पे खड़ी है और लगातार शिक्षित होने का इस बड़ी उम्र में भी प्रयास कर रही है। और उसको आज मैंने उस समस्या से आत्महत्या के कदम उठाए हुए को कदम पीछे लेते हुए देखा और आगे बढ़ते हुए देखा। तो हम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी चाहिए कि कभी भी प्रतिकूलता से डरना नहीं चाहिए। अपने अंदर की विचार शक्ति को क्षीण होने जो हम दे देते हैं ना, शारीरिक या मानसिक आघात से विचार शक्ति को कभी क्षीण नहीं होने देना चाहिए। और उसने वो ही किया और अपने विचारों को मजबूत करके आगे निकली। तो एक ऐसी महिला जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता है वो इतना मजबूत कदम उठा सकती है, तो फिर और महिलाएं भी इस बारे में सोच सकती हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ में दर्शकगण भी जुड़ना चालू हो गए हैं। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को अभी शेयर करें और आपके भी विचार, चूंकि हमारे सामने पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी बैठी हुई हैं जो मनोवैज्ञानिक विचारों और या मनोदशा को बता रही हैं, तो आपके मन में भी, दर्शकों से अनुरोध है कि आपके मन में कोई विचार हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, और यदि कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो उसका जरूर वर्णिका जी उत्तर देंगी और जिससे कि आप संतुष्ट भी होंगे। तो मैं दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को अभी शेयर करें और आप अपने मन की जो भी विचार आ रहे हैं इस कार्यक्रम से संबंधित उसको कमेंट बॉक्स में दिखाएं ताकि मैं उसको डिस्प्ले कर सकूं और वर्णिका जी उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकें। जी वर्णिका जी। जी चलिए, हम प्रश्न भी लेते रहेंगे और अपनी बातें भी रखते रहते हैं। वास्तव में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, दो प्रकार की प्रवृत्ति उसके लिए काम करती हैं। एक होती है जन्मजात प्रवृत्ति जो वो अपने माता पिता से लेके इस दुनिया में आता है, और दूसरी होती है प्रेरक प्रवृत्ति जो उसको इंस्पायर करती है, कुछ विशेष चीजों को लेके वो अपनी रुचि दिखाता है। तो अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि जब वो घरेलू हिंसा से प्रभावित होती हैं, जन्मजात प्रवृत्ति तो ये होती है कि वो अपने घर से कुछ अच्छी चीजें, कुछ सकारात्मक गुण, कुछ अच्छे गुण, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो स्वीकार्य नहीं भी होती हैं, कई सारी चीजें लेके वो जन्म लेता है, उस पे किसी का जोर नहीं होता। परंतु एक होती है प्रेरक प्रवृत्ति जो उसको वहां के परिवेश से मिलती है जहां पे वो रह रहा होता है। तो घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाएं जब मनोविकार से पीड़ित होती हैं तो अक्सर उनको प्रेरक वृत्ति नहीं मिल पाती, उनको किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। प्रोत्साहन मिलने के स्थान पे उनको लगातार टॉर्चर मिलता है, मेंटल टॉर्चर, उनको हीनता मिलती है लगातार। तो वो प्रेरणा के स्थान पे उनको हीनता मिलने लगती है लगातार, और वो इसके कारण क्या होती है, उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है। तो चूंकि उनको हीनता मिली इसीलिए वो कमजोर होती जाती हैं धीरे धीरे। तो क्या करना चाहिए उस समय में कि कुछ लोगों को एक
बहुत छोटा सा और बहुत सहज सा उदाहरण देना चाहूंगी कि एक ताजा करके चाय है, उसका विज्ञापन आता है, चाय पत्ती का विज्ञापन होता है। उसमें कहा जाता है कि छू लो आसमां और अपने छोटी छोटी प्रतिभा को पहचानो और जी लो। तो अक्सर क्या होता है कि महिलाओं का समर्पण विवाह उपरांत इतना अधिक हो जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि समर्पण तो नारी शक्ति का सबसे सुंदर गुण है। सहनशीलता, सृजनशीलता और समर्पण के गुण तो उसको ईश्वर ने दिए हुए हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। पर समर्पण के दौरान जो अपनी प्रेरक वृत्ति को, जिससे उसको इंस्पिरेशन मिलता है, जो उसके अंदर का एक सबसे सुंदर गुण है, चाहे वो उसके अंदर जन्म से हो या किसी विशेष चीज के प्रति रुचि को लेके हो, वो अपनी अभिरुचि का परित्याग कर देती है। ये सबसे गलत बात हो जाती है। तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने भीतर की उस दैवीय शक्ति को, वो दैवीय शक्ति और कुछ नहीं है, ईश्वर नहीं है, अपने भीतर ईश्वरत्व को जागृत करना है, अपने भीतर के उस छोटे से नन्हे से गुण को पहचानना है और उसकी डोर थाम के काल कल्वित परिस्थिति से बाहर निकलना होता है। इसी प्रकार 3 प्रकार के डेटर्मिनेंट्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आपने सामान्य तौर पे सुना होगा, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है? ये बहुत ही सामान्य सा वर्ड है जो एकदम अपभ्रंश शब्द है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वो साइकोलॉजिकली लो फील कर रहा है, वो बहुत बुरा फील कर रहा है मनोवैज्ञानिक तौर पे। आज भी हमारा टाइटल है आज के कार्यक्रम का, दिनेश जी गौर करेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी 3 कैटेगरी में डिस्टिंग्विश होता है। 3 डेटर्मिनेंट्स होते हैं हमारे आसपास जो किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और वो ही 3 डेटर्मिनेंट्स में पहला डेटर्मिनेंट्स होता है इंटेलेक्ट। किसी व्यक्ति का किसी घटना से सबसे पहले विचार प्रभावित होता है। दूसरे में प्रभावित होता है उसकी भावनाएं। भावनाएं सकारात्मक भी हो सकती हैं, नकारात्मक भी हो सकती हैं। जैसे कि कोई अच्छी घटना होगी, मेरे चारों ओर कल होली का त्योहार मनाया जाएगा, तो मेरी भावना नकारात्मक होगी क्या? परंतु उस होली के त्योहार की पूर्व संध्या में मेरे साथ किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा होती है, तो वो रंगों का त्योहार भी मुझे बेरंग सा दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार की चीजें जनरेट होती हैं। अब तीसरी और महत्वपूर्ण चीज आती है एनवायरमेंट। किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी महिला के साथ जब कोई घरेलू हिंसा से जब वो टॉर्चर फील करती है, तो उसमें तीसरी बात जो सम्मुख आती है वो होती है एनवायरमेंट। उसको सबसे ज्यादा दबाव महसूस होता है सबसे पहले परिवार का, कि यदि वो परिवार से कहेगी तो क्या उसको वहां पे कोई समझने वाला है, और यदि परिवार से नहीं कहती है तो फिर वो किससे कहे जब परिवार नहीं समझ रहा है। और मान लीजिए परिवार कल को समझने का, परिवार में संख्या बढ़ भी जाता है, तो फिर समाज, क्या समाज उसको स्वीकार्यता देगा? कितनी भी अच्छे से अच्छे कैटेगरी की महिला हो, समाज में प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में ममता दीदी जुड़ चुकी हैं और साथ में स्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आपको सादर प्रणाम। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारा सौभाग्य है कि हमको आपके लाइव दर्शन हो रहे हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जी जी, प्रणाम प्रणाम। और दीदी यदि ममता दीदी आप दीदी आप यदि सुन रहे होंगे तो यदि आपके पास कोई और मोबाइल होगा तो सेम लिंक जो मैं भेजा हूं उसको उसमें फॉरवर्ड करके उसी लिंक में आप एक और मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। यदि इसमें जुड़ने में परेशानी आ रही है तो 2 मोबाइल यदि हो तो आप जी मैं थोड़ा सा सिर्फ स्वामी जी के साथ आपके दर्शन कराना चाह रही थी। तो आज हमारे घर में पहली बार चरण डाले हैं स्वामी जी ने, तो आपकी डिस्कशन आपकी चालू रहे। तो आज का जो टॉपिक है स्वामी जी, दीदी मैं बीच में रोक रहा हूं, स्वामी जी के 2 शब्द भी बुलवा दीजिए, थोड़ा आशीर्वाद वचन। जी नहीं, आप महिलाओं को आशीष दें। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग का दर्शन हुआ और महिलाओं के बारे में जिसने कहा है, क्योंकि महिला ही एक सच्ची साधक है जो समाज को बदल सकते हैं। महिला जब तक समाज में नहीं आ पाते हैं कुछ नहीं बदल पाता है। इसलिए मैं तो हमेशा सोचूंगा कि महिलाओं का आगे आना बड़ा जरूरी है। और मैं सोचता हूँ कि
इन्हीं के जरिए से ही हम कुछ समाज को सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं होंगे, पुरुष तो करते ही हैं, पर महिला जब तक सशक्त होकर सामने नहीं आता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी भी मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय है आपके उत्तराखंड में, हेमावती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो वहाँ भी हमारा एक मीटिंग था, सारे प्रोफेसर से मिलकर, डॉक्टर टावरी ये सब थे। तो वहाँ पर हमारे महिलाओं के बहुत बड़ा ये था कि उन्होंने किस प्रकार से उत्पादन करना है, किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाना है। तो उसको ये करके मैं आज जम्मू कश्मीर आया हूँ। बड़ा एक अच्छा साल लगा। के बाद 1 साल के बाद आया तो अच्छा लगा। किसी दिन और आकर मैं आपसे मिलूंगा और बात करेंगे। सागर जी जी। तो मैं आज आपसे क्षमा चाहूंगी कि डॉक्टर वर्णिका को मैं सुनना चाह रही थी। मैं बाद में वीडियो देखकर इसमें अपने कमेंट्स भी डालूंगी। तो मेरे घर जो है मेरे गुरुजी आए हैं, इसलिए मैं आज आपसे माफी चाहूंगी, क्योंकि उनके चरण आज पहली बार 1 साल के बाद मेरे घर में पड़े हैं। तो वर्णिका जी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, तो आप कंटिन्यू रखें। कोई भी बात नहीं दीदी, सदैव से आपसे मिलने वाला मनोबल मेरे साथ है। जी जी जी, इसलिए मैं आपसे आज, हाँ जी, आप कंटिन्यू रखिए। जो आज का टॉपिक है, मैं चाहूंगी कि मेरी बहनें उससे कुछ सोल्यूशन आप जो देंगी उस पे वो चलें, कि हमारी जो आज की जो दौर में जो घरेलू हिंसा जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, महिलाएं उसमें हर चारों तरफ से पिस रही हैं। तो हम आप कोई हमें रास्ता बताएं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो अप कैसे कर सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं हमारी जो पीड़ित बहनें हैं जो उसको रिलीफ मिले। तो मैं ये कहूंगी कि आपकी तरफ से कोई पेपर जो आप कह रहे हैं कि हम अपनी बहनों के लिए कुछ ऐसा लिखित आ जाए, तो हम उसके ऊपर भी अगली बार, हो सकता है कि हम अगली बार भी यही टॉपिक जो है आपका मैं सुन पाऊं और इसको टॉपिक को हम वो भी करेंगे और उसको समाप्त करेंगे। तो आप अपना, जब मैं बाद में आपकी ये डिस्कशन सुन लूंगी, मैं आज यही करूंगी। जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते जी। तो ये हमारे साथ में ममता दीदी थी। आज उनके घर में स्वामी जी आए हैं, इसके कारण आज ज्यादा समय नहीं दे पा रही हैं। बाकी हमारे साथ में जुड़ी हुई डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी ही काफी हैं, जिनसे चर्चा जितना करो उतना कम है, और उनके पास तो अथाह सागर है मनोविज्ञान से संबंधित। तो आज तो हम चाहेंगे कि वर्णिका जी की जितनी घड़े से जितना ज्ञान है हम ले सकें। तो जी वर्णिका जी। जी, ज्ञान नहीं है, स्व अनुभूति है, जो अपनी बहनों से साझा कर रही हूँ। और एक बहन दूसरी बहन से जब भावना को साझा करती है तो वही सच्चा संप्रेषण होता है भावनाओं का। ज्ञान का संप्रेषण तो थोड़ा अप्राकृतिक लगता है, पर भावनाओं का संप्रेषण सत्य होता है। तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे हमेशा ये कहा जाता है कि सहना है किसी भी चीज को, और सबसे पहला जो मनोविकार चूंकि जन्म ले चुका होता है डेली की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना की वजह से, तो एक प्रकार का भय सबसे पहले घर करता है दिमाग में। यदि कोई इस विषय में जान लिया तो क्या होगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, और इस दौरान कहीं परिवार आगे बढ़ चुका है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको लेके ढेर सारे संदेह होते हैं। और वो इस प्रकार की हिंसा का प्रतिकार करने के स्थान पे लगातार उसको छिपाती चली जाती है। एक कारण। दूसरा कारण, कौन क्या कहेगा वाली प्रक्रिया एक मैंने बताया, शंका। दूसरा, अपने भय अपने कि और इससे ज्यादा विकराल रूप तो नहीं ले लेगी हिंसा यदि मैं बाहर करती हूँ तो वो घर के चार दीवारी के भीतर ही, घर के चार दीवारी के भीतर हुई हिंसा को छिपाने का पुरजोर प्रयास करती है आरंभ में। अच्छा, इसमें मेरे को आपकी बात अच्छी लगी वर्णिका जी, आपकी बात मेरे को अच्छी लगी। इसमें दो पहलू आते हैं।
जो आप जैसे हम समाज में देखते हैं, बड़े घर की जो महिलाएं होती हैं वो अपने विकारों को बता नहीं पाती हैं, वो कुंठित रह जाती हैं, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। और आप देखोगे उनको गरीब भले बोल सकते हैं अपन, परंतु वो लोग खुल के लड़ लेते हैं, अपने विचारों को खुल के ला लेते हैं। तो इन दोनों में कुछ अंतर होता होगा जी। एक बात ये होती है अभिव्यक्ति जी और परिस्थिति। जी परिस्थिति ही अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होती है। जी एक उच्च शिक्षित समाज में पढ़ने वाली महिला भी कई बार अपने ही रक्षण के लिए स्टैंड नहीं ले पाती, जबकि एक अभी जो मैंने उदाहरण दिया, एक अशिक्षित महिला जिसके पास बहुत ही अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, पर वो स्टैंड ले लेती है। क्यों? क्योंकि बस वो 1 मिनट का फासला होता है हमारी हमसे मुलाकात करने का, और हमसे बेहतर डॉक्टर हमारे लिए और कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। पुराने लोग भी कहते थे यदि बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस करें ना तो आईने के सम्मुख बैठ जाएं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी पीड़ा को हरने के लिए आपसे बेहतर डॉक्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने भीतर के उस डॉक्टर से उस समस्या का निदान पूछिए। हम तो समय समय पे इस प्रकार के आयोजन करके ही आ पाएंगे, परंतु मैं ये कहूंगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बिल्कुल। मन से जो हारा हुआ व्यक्ति है वो चाहे बड़े घर का हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो व्यक्ति कभी अपनी अभिव्यक्ति मजबूत नहीं कर पाएगा। और अब ये समय आ गया है जब व्यक्ति को चाहे प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, अपनी अभिव्यक्ति को अब मजबूत करने का समय, पूर्ण विश्वास के साथ मजबूत करने का समय आ गया है। और विश्वास के साथ अभिव्यक्ति कब मजबूत होती है? जब हृदय में सच्चाई होती है। जी। तो एक महिला को अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत करने का अपूर्ण समय आ चुका है, ये पुख्ता समय है। बातों को छिपाने के स्थान पे उनके निदान की ओर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जी। तो और यदि कोई प्रश्न हो तो उनका उत्तर हम दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं दर्शकों के रूप में अंजू बालाजी, हैप्पी होली बोल रही हैं। वैसे दर्शकों को हमने हैप्पी होली बोलना भूल गया। मेरा ये था कि परिचर्चा खत्म होगी तो आखिरी में हैप्पी होली बोल के हम जाएंगे। तो अंजू बालाजी हैप्पी होली आपको। इंदु रेखा जी, अंजू जी आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं जी। हमारे सभी दर्शकों को हैप्पी होली। और अंजू बालाजी राधे राधे भी बोल रही हैं, जब स्वामी जी आए थे उस समय बोल रहे थे। और ये कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ने वाले दर्शक हैं जो कि अभी होली के माहौल में भी देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे यदि दर्शक हमारे साथ में रहेंगे तो शायद हमको लग रहा है कि हमारी परिचर्चा सार्थक सिद्ध हो रही है। जो हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो सही हमारा उद्देश्य है कि घरेलू हिंसा की रोकथाम हो, घरेलू हिंसा में कमी हो और उसमें क्या कारण है लोगों को समझ में आए, ताकि लोगों के विचार बदले। घरेलू हिंसा में छोटी छोटी बातें जो हम लोग बिना मतलब के हम आपस में कुछ ना कुछ तनाकसी लेके या गलत तरीके से ले लेते हैं कई बातों को, इसको हम समझें, परिवार की दृष्टि को समझें, परिवार के लोगों को समझें। यही हमारा उद्देश्य है। और इसमें समय समय पे हमारे साथ में अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि आज हमारे सामने वर्णिका शर्मा जी हैं। पहले हमारे साथ में वकील भी आ चुके हैं, पत्रकार भी आ चुके हैं और राजनीतिज्ञ भी आ चुके हैं। सभी लोग आ रहे हैं और अपने अपने विचार, अच्छे विचार सामने रख रहे हैं। और शायद वो अपने कुछ न कुछ जो एहसास है उसको भी उन लोग दर्शाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सभी लोगों में कुछ ना कुछ रहती है ऐसी बातें जिसको शायद दूसरों को हम यदि शेयर करें तो शायद उससे उनको प्रभावित होते हैं और घरेलू हिंसा में कमी हो सकती है। तो वर्णिका जी आगे कुछ और बताएं, क्योंकि आपकी बातें तो काफी अच्छी लग रही है, पर यह है कि थोड़ा सा हमको जो समाज में हो रही है उस घटनाओं को जोड़ते हुए करें, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उनके साथ घटित घटनाओं के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। जी वर्णिका जी। क्या होता है कि कोविड का जो अभी हमने पिछला 1 साल का दौर देखा, इस समय में हम एनसीआरबी का भी यदि रिपोर्ट देखते हैं या यदि किसी रिपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास ही खंगाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कोविड की एक तरफ जहां पे प्रतिकूलता चल रही थी, उस समय पे घरेलू हिंसा या घरेलू विवादों की समस्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। क्या था कारण?
आपने ये चीज नोटिस किया होगा, क्योंकि जैसे ही प्रतिकूलता की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय में घर में एक प्रकार के मैनेजमेंट को लेके परेशानी भी उत्पन्न होती है, और जो हाउस होल्ड करने वाला या जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है घर का, उसमें कई प्रकार की चिंता जन्म लेती है। तो उसके अंदर जो मनोवैज्ञानिक, उसका भी मैं मनोवैज्ञानिक पहलू बता रही हूँ, एक प्रकार का, मेरे पास कई लोग आए इस दौरान, कोविड के दौरान, और कई परिवारों में इस प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पर हमको आज कोई शारीरिक समस्या होती है तो हम उसके निराकरण के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। कोविड के दौरान थोड़ा सा भी शरीर का ज्वर आया या ताप हुआ तो हमने तुरंत डॉक्टरी सलाह से दवाइयां लेनी शुरू कर दी। पर मनोवैज्ञानिक समस्या होती है तो हम बहुत ज्यादा आज भी हेजिटेट करते हैं, इसीलिए ये घर के चार दीवारी के भीतर की समस्या आज तक सुलझ ही नहीं पा रही है। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव जो क्रिएट हुआ, क्योंकि जो प्रबंधन की समस्या है घर में वो जनरेट होती है। तो जो व्यक्ति है घर में जिसको प्रबंधन करना होता है, वो अपने से डाउनलाइन में जिसको देखता है, तो सबसे पहला प्राणी वो देखता है पत्नी, और उसका सारा गुस्सा या सारा मैनेजमेंट को लेके जो हुई उथल पुथल है, उसको लेके उसका सारा गुस्सा या क्रोध एक जगह पे केंद्रित होकर निकलता है, और वो होता है महिला पे। पर हम ये देखेंगे कि कोविड के इस संपूर्ण काल में महिलाओं ने भी छोटे छोटे घरेलू चीजों से प्रबंधन करके अपना बहुत अच्छा कार्यकुशलता का परिचय दिया। पर हम क्या करते हैं, अब दो चीजों की कमी रह जाती है। सबसे पहला, यदि हम दूसरे में दोष देखने की बजाय उनके प्रति अपनापन रखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हाँ, उस व्यक्ति के गुण भी हैं तो अवगुण भी हैं, तो अवगुण को नजरअंदाज करके यदि अपनापन रख के उसके गुणों को स्वीकार्यता देने लगेंगे तो इस प्रकार की समस्या कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा, दोषारोपण जैसी तुच्छ चीजों से बचना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जैसी चीजें हमेशा क्लेश को बढ़ाती हैं, कभी घटाती नहीं है। और निष्कर्ष का एक बार यदि हम सोच लें कि इससे इन छोटे प्रबंधों को तो सुलझाया जा सकता है, परंतु जो वैचारिक प्रबंधन बिगड़ता है उसका समाधान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज आपस में दोषारोपण करने से बहुत ज्यादा बचना चाहिए है। जी। और हमारे साथ में विजय जी जुड़े हुए हैं, विजय कुमार जी। उन्होंने लिखा है, सर और मैडम ऑब्लिक जी, इट इज ए गुड प्रोग्राम लाइक द होली गुलाल, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वो हमको होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। विजय कुमार जी, आपको हैप्पी होली, और आप हमारे साथ जुड़े जी, हमारे साथ जुड़े इस होली के त्योहार के बाद भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो हम तो आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रोग्राम को सराह रहे हैं और जो हमारे देश से है उस मुकाम तक पहुंचाने में आप हमारे साथ हैं। तो ये हमारे दर्शकों की, हमको काफी अच्छा लगता है जब हमारे दर्शकों की बातें आती हैं इसमें, और दर्शक हमें मैसेज करते हैं तो हमें दिल से खुशी होती है। पूर्वी शर्मा जी भी कर रही हैं हैप्पी होली। उन्होंने पहले भी आपके लिए वर्णिका जी लिखे हैं कि हैप्पी होली मैम। तो पूर्वी शर्मा जी, आपको भी हैप्पी होली, और आप भी इस कार्यक्रम में आए, आपका धन्यवाद और आभार। और जो हम चर्चाएं कर रहे हैं इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये चर्चा हम चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचे, वर्णिका जी की बात जन जन तक पहुंचे, हर परिवार तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, ताकि उनके घर में यदि कुछ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्णिका जी के कुछ विचारों से भी घरेलू हिंसा में कमी आती है, तो ये हमारे लिए हमारे प्रोग्राम का एक सार्थक पहल होगा, हमारा प्रोग्राम सफल होगा। ताकि हमारा जो उद्देश्य है, हम यही चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो मोटिवेशनल प्रोग्राम है ये हर घर घर तक पहुंचे और लोग जाने, और इस कार्यक्रम में जितने भी पैनलिस्ट आते हैं उनके अच्छे विचारों को लोग ग्रहण करें। जैसे कि अभी वर्णिका जी बोली कि हमारे में गुण दोष दोनों होते हैं, तो गुणों को हमको ध्यान देना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी बातों को, अच्छाइयों को ध्यान दें, और जैसे कि एक पारिवारिक माहौल में पति पत्नी दोनों रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो पत्नी दूसरे घर से आती हैं, वो दूसरे माहौल से आती हैं, हो सकता है नए माहौल में आने में उनको संभलने में टाइम लगता हो, तो हमको ये देखना है कि हमको उस मतलब जो दूसरे घर से आई हुई एक बच्ची ही रहती है शुरुआत में,
इस घर में ढलते ढलते वो थोड़ा सा बालिग होती है, हम इस रूप में देखा जाए तो बच्चे टाइप का उसको ट्रीट किया जाए, कि उसको हर चीज अपने माहौल में ढाला जाए, धीरे धीरे सिखाया जाए, तो शायद हमारा परिवार में जो घरेलू हिंसा, छोटी छोटी बातों के लिए तकरार होती है, जो बड़ा रूप लेके घरेलू हिंसा में परिवर्तित हो जाता है, वो कम होगा। और हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, और ये महिलाओं को भी ध्यान देना है कि जो नए परिवेश में मैं जा रही हूँ, तो मुझे पुराना परिवेश की चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं नए परिवेश को ग्रहण कर रही हूँ, वो मेरा परिवार है, उनकी एक एक छोटी छोटी बातों को मेरे को ध्यान रखना है। यदि पति पत्नी मिलके या महिला पुरुष दोनों मिलके इस बातों को यदि ध्यान दें, तो शायद घरेलू हिंसा में तो 80%, 20% तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो दूसरे कारणों से भी होता है। आजकल बहुत सारे कारण हो सकते हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, और बाहरी जो टेंशन होते हैं। बाकी 80% जो घर के अंदर हम छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव स्थापित कर देते हैं, जो घरेलू हिंसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो हम एक दूसरे को समझने में ही यदि अपना ध्यान लगाएं और समझ के, अब उसकी बुराइयों को ना ध्यान देके उसकी अच्छाइयों को हम यदि बड़ाई करते रहें और उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें, उसकी अच्छाइयों को देखें, तो शायद घरेलू हिंसा ऑटोमेटिक कम होगी, और सामने वाला भी अपनी बुराइयों को धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी परिवार में ही रहना है। जी, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगी। मैंने बिल्कुल अपने करीब में एक ऐसी आज के परिवेश की लड़की, आज के परिवेश कहने से तात्पर्य पूरे तरीके से पढ़ी हुई, पूरे तरीके से आधुनिक माहौल में शिक्षित एक महानगर की लड़की को मैंने देखा, जो कतई घरेलू हिंसा का शिकार थी। वो भी, उसने भी कई प्रकार से इसको छिपाने की कोशिश की, पर एक कदम ऐसा भी आया, समाज का बहुचर्चित परिवार, एक कदम ऐसा भी आया कि उसके जो सास ससुर या जो माता पिता थे, उनके प्रति उसने श्रद्धेय रवैया रखा, और सास ससुर ने भी ये स्वीकार्यता दी कि अब वो बहू नहीं, बेटी का रूप ले चुकी है। इसमें माता पिता की भी बहुत अहम भूमिका होती है, चाहे वो सास ससुर के रूप में हो, चाहे वो लड़की के माता पिता के रूप में हो। यदि बड़े भी एक स्नेह का कदम बढ़ा लेते हैं और बहू को बेटी का भी दर्जा दिया, और बेटी ने भी एक कदम बढ़ा के ये माना कि यही मेरे बहू ने भी एक कदम बढ़ा के माना यही मेरे वास्तविक पिता हैं। अब इन तीनों ने टीम अप करके घरेलू हिंसा का किस प्रकार मुकाबला किया कि आज वो उस घर का बेटा बन गई है, यानी कि नेतृत्वकर्ता बन गई है, और जो बेटा अपनी कमियों का दोषारोपण करके किसी प्रकार से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, आज वो उसको भी सही मार्ग में लौटा के लाने में सक्षम हो गई हैं। तो पूर्ण विश्वास हमको दिखाना पड़ेगा। जो मैंने कहा वो वैचारिक रूप से कमजोर हो गई रहती हैं, तो यहाँ पे उसके सास ससुर ने एक कदम उठाया कि उसको वैचारिक मजबूती दी, भावनात्मक मजबूती दी, और पूरे एनवायरमेंट को उसके लिए पॉजिटिव बनाया। तो आज उस लड़की को उन्होंने एक उंगली पकड़ाई, और वो लड़की तुरंत ही उस अंधकार के कुएं से बाहर निकल गई और पूरे घर को संजो लिया। तो इस प्रकार की भी चीजें हमारे समाज में देखने को आएंगी। यदि नकारात्मकता है, तो मैंने कहा ना कि सकारात्मक भी बहुत सी चीजें हैं। ऐसे उदाहरणों को हमको लेना होगा। छिपाने के स्थान पे निदान की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी होगा। यदि हम अपनी बच्चियों को ये सिखाते हैं कि माँ गौरी का रूप धारण करो, एक सुंदर स्त्री की भांति अपने घर, परिवार और संसार को चलाओ, बहुत अच्छी बात है। वही संवेदनशीलता और समर्पण तो नारी का आभूषण, ऐसा किताबों में भी होता है। बहुत अच्छी सी बात है। आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए इसी में मैं अपनी बात जोड़ना चाहूंगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे सामने वर्णिका शर्मा जी हैं, ममता सिंह जी हैं, मेरी वाइफ के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ, स्वाति शर्मा जी हैं। इन्होंने जो अपने मुकाम ये ससुराल आने के बाद यदि आगे बढ़ी हैं, तो किसको दी हैं? अपने ही परिवार को दी हैं, अपने पति या अपने बच्चों या अपने सास ससुर को ही एक अच्छी चीज दे रही हैं। तो ऐसी महिलाएं जब हमारे समाज में हैं, तो मैं उन परिवारों से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके यहाँ यदि कोई बहू आती है, यदि वो आगे बढ़ती है, यदि आप उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देंगे और वो आगे बढ़ती है, तो शायद आपके परिवार की वो अच्छी साबित होगी, आपके परिवार को भी लाभ होगा। जो आज हमारे सामने उदाहरण के रूप में वर्णिका शर्मा जी सामने हैं, कि यदि आज अच्छा काम कर रही हैं, आज देश विदेश में यदि नाम कमा रही हैं, तो शायद इनके जो ससुराल है, मैके पक्ष का नहीं बोल रहा हूँ, मैके पक्ष का नाम तो ऐसे भी हो रहा है, ससुराल पक्ष का भी नाम, क्योंकि अभी उस परिवार की हैं,
तो ऐसे उदाहरण हमको आगे लाना चाहिए। और जो दर्शक जिनके यहाँ घरेलू हिंसा इन सब बातों के कारण होती है, वो यदि महिलाओं के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो शायद उनकी भी महिलाएं अच्छा काम करके दिखा सकती हैं, जिससे शायद उस घर को लाभ होगा। सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं, जिनके यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उनको ये चीज में विचार करना चाहिए। जी वर्णिका जी। जी, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हम अपनी बच्चियों को सहनशीलता का आभूषण जरूर पहना के भेजते हैं, बहुत सुंदर सी माला पहना के भेजते हैं, समर्पण का बहुत सुंदर सा कुंडल पहना के भेजते हैं उनको। इस प्रकार का कई सारा गुणात्मक श्रृंगार करके अगले घर में भेज देते हैं। पर ये भी बताना चाहिए है कि माँ गौरी ने, माँ दुर्गा ने भी 9 रूपों का रूपांतरण रखा था समय आने पे। तो इन रूपों का रूपांतरण कब, किस प्रकार, किस युक्ति के साथ गृहस्थ के सुंदर संयोजन में करना है, सारे उदाहरण हमारे बीच ही मौजूद हैं। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके विविध 9 रूपों की पूजा करते हैं, और हमारे समाज में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल महिलाएं ही पूजा करती हैं, पुरुष भी कंजकाएं पूजते हैं, पुरुष भी माँ दुर्गा की आराधना उतनी ही श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। तो घर में भी हम उस मातृशक्ति को क्या वो सम्मान नहीं दे सकते? बिल्कुल देना चाहिए। और क्या बालिकाएं केवल पूजा करती हैं? पूजा का केवल तत्व नहीं लेना है हमको कि कौन सी पूजन विधि है, उस पूजन का सत्व भी समझना है कि उस पूजा के पीछे कौन सा ध्येय है हमारा। उस पूजा के पीछे माँ दुर्गा हमें बताती है कि परिस्थितियों का सामना, चुनौतियों का सामना किस प्रकार त्वरित रूपांतरण के जरिए, किस प्रकार बुद्धि कौशल का प्रयोग करके किया जाता है और अपने घर को सुंदर बनाया जा सकता है। किसी पे आरोप या प्रत्यारोप करके आप प्रेम की उत्पत्ति या एकाधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। भय बिना होए न प्रीति, अधिकांशतः लोग ऐसा मान लेते हैं, कहाँ जाएंगे या कहाँ जाएगी, डरेंगे तो प्रेम तो करेंगे ही, पर भय बिना होए न प्रीति बिल्कुल निराधार, बिल्कुल खारिज। इसके लिए केवल एक ही वाक्य कि प्रेम न बारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम तो अंतः अनुभूति है जो आप अगले के सम्मुख अपने कृत्यों के द्वारा ही अर्जित कर सकते हैं। तो प्रेम जैसी सुंदर अनुभूति के जरिए ही इस प्रकार की हिंसा को अपनत्वता के जरिए, यदि आप अगले प्राणी में अपनत्वता देखने लगेंगे, उसको कोई वस्तु नहीं समझेंगे, तो निश्चित ही उसके भावों की अनुभूति आप तक पहुंचेगी। यदि आप उसको एक कंप्यूटर, लैपटॉप या जैसे कोविड के दौरान अधिकांश लोग अपने मोबाइल के इतने एडिक्ट हो चुके थे कि बाजू में बैठा पति या पत्नी कोई संवाद यदि करता था या इवन बालक भी आके कुछ बोलते थे या बालकों से माता पिता कुछ बोलते थे, तो वो बहुत क्रोधित होके और एक तेज के साथ में उत्तर आपके सम्मुख आता था। कारण क्या था कि आपकी पूरी मनोवैज्ञानिक तरंगे एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित हो जाती थी और आप उसके एडिक्ट हो जाते थे। एडिक्ट केवल दुर्व्यसनी होना, केवल किसी प्रकार के मद्यपान का नहीं होता है। एडिक्ट होना यानी आप लगातार जब किसी चीज को करते हैं और अतिशयोक्ति में करते हैं तो अति सर्वत्र बचेंगे। तो इसी चीज से हमको बचना चाहिए। दबाव किसी भी व्यक्ति पे नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि दबाव का कभी ना कभी प्रतिकार होता है और यदि वो प्रतिकार नहीं होता है तो वो मनोविकार को जन्म देता है, ये भी निश्चित है। तो प्रतिकार और मनोविकार, इन दोनों के बीच एक छोटा सा पुल है, इमेजिन कीजिएगा, वो है युक्ति, प्रबंधन और स्नेह। इन 3 गूढ़ शब्दों को यदि हम अपनी पोटली में अभी बांध लेते हैं ना, तो फिर कहीं कोई चीज दूर नहीं है। जी बिल्कुल। यदि तीनों बातों को यदि हम अपने परिवार में, अपने पारिवारिक घरेलू दृष्टिकोण में अपनाएं तो शायद सही में घरेलू हिंसा कम हो सकती है। और मनोवृत्ति को तो हमको समझना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पड़ता है, छोटी छोटी बातों को हम लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव हो जाता है, उससे हमारी शारीरिक स्थिति भी खराब होती है, हम अस्वस्थ भी होते हैं, परिवार पूरा तहस नहस हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पड़ता है वो बाहरी मारपीट या बाहरी हिंसा से ज्यादा बड़ा प्रभाविक
तंत्र है जो कि पूरे घरेलू घर मतलब परिवार को तहस नहस कर सकता है। क्योंकि मन की नस ही, यदि दिमाग की नस ही इधर उधर हो गई, काम नहीं कर रहा है, कोई आदमी पागल भी हो सकता है, कोई टेंशन में डिप्रेशन में चले जाएगा, किसी को अलग अलग बीमारियां आ सकती हैं। ये सब भी विकार इसमें पैदा होते हैं, ये सब मनोविकार से होते हैं। तो अब चूंकि इस परिचर्चा में तो अच्छा भी लग रहा है और वर्णिका जी का मतलब बातें तो शायद बहुत अच्छी हैं और उनकी कितना भी सुनो उतना कम है, पर समय की दृष्टि को देखते हुए, समय चूंकि आधे घंटे का रहता है और अच्छी बातें करते करते देखिए 1 घंटे तक आ रहा है, पर हमें भी समय की बाध्यता है और अगले हफ्ते फिर इसी समय इसी दिन फिर मुलाकात होगी और वर्णिका जी को हम शायद अभी से आपको अगले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आपकी बातें जो आपके विचारों के घड़ों में अच्छे अच्छे विचार हैं वो पूरा हम ले सकें और हमारे दर्शक भी लेना चाहेंगे। आज क्योंकि होली का त्योहार है तो आज कम दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से तैयारी करते हैं या होली दहन में अभी बाहर होंगे, उसमें खेल रहे होंगे, समय पे नहीं बैठ पा रहे हैं। हो सकता है कल आपके कार्यक्रम देखूं, परंतु वो जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कमेटी द्वारा कि आप जरूर आए। तो मैं पहले से दर्शकों की तरफ से भी आपको अगले हफ्ते के लिए आमंत्रित करता हूं और यदि अच्छा रहा तो हो सकेगा कि हम अगली बार बहुत अच्छी अच्छी बातें वर्णिका जी के घड़े से निकाल पाएंगे और अपने घरों में ला सकेंगे। जी बिल्कुल, तब तक के लिए अगले हफ्ते के लिए हमें विदा दें। वर्णिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस कार्यक्रम में आए और सभी दर्शकों का मैं नाम जी सभी दर्शकों का, आपका, ममता दीदी का, सभी आदरणीय जनों का मैं स्नेह वंदन करती हूँ। और किसी भी प्रकार से यदि आप असहज महसूस करते हो तो एक बहन होने के नाते आप सदैव मुझसे संपर्क में रह सकते हैं। मैं सदैव तत्पर रहूंगी। यदि एक छोटी सी वर्णिका आपके लिए किसी भी प्रकार से काम आ सकती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। अच्छा, अब जाते जाते मेरे को आपका नाम का थोड़ा सा वो बताइए, अर्थ बताइए, कुछ अच्छा ही अर्थ लगता है। कई वर्णों से जब एक उपक्रम तैयार होता है तो वो वर्णिका कहलाती है। जिस प्रकार कल रंगों का त्योहार है तो उसी प्रकार 7 वर्णों का जब उपक्रम तैयार होता है तो वो वर्णिका बन जाती है। देखिए, जब आपको अपने नाम का अर्थ मालूम है तो आप तो दुनिया का अर्थ जान ही रही होंगी। बहुत लोगों को अपना नाम का अर्थ नहीं पता होता है। जी जी, ठीक है, काफी अच्छी लगी आज की चर्चा, काफी अच्छी रही और सभी दर्शकों का मैं नाम लेना चाहूंगा। अंजू बाला जी, इंदु लेखा जी, पूर्वी शर्मा जी, विजय कुमार जी और बाकी जो दर्शक हमें मैसेज नहीं किए हैं और जुड़ के देख रहे हैं, काफी दर्शक देख रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद और आभार। और वर्णिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम में आए और अगली बार भी आप जरूर जुड़े हमारे साथ में। अगले सभी दर्शकों से विदा लेते हुए अगले रविवार के लिए फिर से इसी समय हम आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।